जय हिंद दोस्तों। चलिए कहाँ तक कर लिया था हमने लास्ट? हाँ, जॉइंट बच गया था कुछ। क्या बच गया था? जॉइंट का। अच्छा, जॉइंट ना बता दिए थे। चलो फिर से देख लेते हैं। देखिए, हाँ अच्छा, जॉइंट बता दिए थे। कंप्लीट नहीं, चलो देखिए। देखो दोस्तों, हमने आपको 3 जॉइंट बताए थे। 3 आपको जॉइंट थे। एक था आपका पाइवोटल। एक बार और देख लीजिए। आप में से कुछ लोग जो ऑफलाइन वाले वो कह रहे हैं कि ये कंप्लीट नहीं हुआ था, बचा हुआ था। पाइवोटल। एक होता आपका हिंज जॉइंट, और एक आपका था ग्लाइडिंग। ठीक है। देखिए, पाइवोटल कहाँ होता है? पाइवोटल हमारी गर्दन में होता है। हम बता चुके थे। आपकी गर्दन जो घूम रही है ये किस जॉइंट पे घूम रही है? हमारे पे एक हिडन हड्डी होती है, हिडन बोन होती है। उस हिडन बोन में आपका क्या होता है? पाइवोटल जॉइंट होता है। ये जो हमारी गर्दन में घुमा पा रहे हैं ना, किसकी वजह से? पाइवोटल जॉइंट के पास। पानी कहाँ से पीते हैं हम? मुंह से। तो पानी पीते हैं गले में, पाइवोटल। दूसरा हमारा था हिंज। देखिए, ये जॉइंट कहाँ होते हैं? ये हमारी जो ये दिख रही होगी आपको हिस्सा, इस हिस्से के इस वाले कॉर्नर पर, मतलब कुहनी में। और ये जो आपका घुटना है, पटेला जहाँ पे होता है आपका, ये पटेला में और कुहनी में, घुटने में और ये कुहनी में कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग। देखिए, ग्लाइडिंग होता है मेटाकार्पल। हमने देखा था ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। तो ये जो मेटाकार्पल होती है ना, ये जो मेटाकार्पल होती है, क्या होती है आपकी? मेटा जो कार्पल होती है, ये मेटाकार्पल। ये जो मेटाकार्पल होती है ना आपकी, ये मेटाकार्पल, इस मेटाकार्पल को आप देखिए ऐसे दबाइएगा। कोई आता है ना, जब हाथ मिलाता नया आता तो वो ऐसे दबा के ऐसे करता है ना, ऐसे दबा के आपका ऐसे करता है। तो उसमें हमने देखा होगा ये हड्डियाँ ना आपस में फिसलती है। क्या होती है? ये जो मेटाकार्पल होती है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। कौन सा होता है इसके? ग्लाइडिंग। ये जब आपस में ऐसे पकड़ते हैं अपन तो ये आपस में फिसलती है। क्या होती है? फिसलती है। तो ये क्या होती है आपकी? मेटाकार्पल जो होती है वो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। पाइवोटल आपके यहाँ होता है, और हिंज आपका क्या होता है? कोनी और घुटने में। इतना हम देख चुके थे। और कुछ भी बाकी रह गया था क्या? अच्छा, हड्डियाँ नहीं बताई थी कौन सी कहाँ होती है फिर? अच्छा, कौन सी हड्डी बड़ी मजबूत? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं दोस्तों। पिछली क्लास का कुछ बाकी रह गया था, हमारे स्टूडेंट्स का कहना है, तो आज वो भी देख लेते, दोबारा देख लेते। देखिए, हम आपको बताए थे जो आपकी हड्डियाँ थी। सबसे छोटी हड्डी हमने बताई थी कान की, स्टेपिज हड्डी। मेरे साथ रिवाइज करते जाएगा, मैं 2 बार बोलूँगा। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी पैर की, फीमर। कौन सी होती है? फीमर, पैर की सबसे बड़ी हड्डी। सबसे खोखली हड्डी वो भी होती है आपकी फीमर हड्डी। कौन सी होती है? फीमर होती है। इसके बाद सबसे चमकीली हड्डी, उसके बाद सबसे जबड़े वाली जो होती है मजबूत हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े वाली। कौन सी होती है आपकी? जबड़े वाली सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो ये हम पूरा डिटेल में देख चुके थे, शायद बता चुके थे ना, तो नहीं बताया था। चलो कोई बात नहीं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक मिनट, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, आप में से बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि ये किस क्लास के लिए, आखिर कौन सी क्लास में? देखिए, क्लास 6th से लेकर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, MP पुलिस, SSC, MPPSC, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी, इवन यूपीएससी में भी इसमें से काफ़ी हद तक आपको मिलने को मिलेंगे। क्योंकि यूपीएससी कोई अलग से थोड़ी पूछता है, ये तो पूछेगा क्या? स्पेशल पूछेगा क्वेश्चन बना के? नहीं, वो उसकी भाषा चेंज कर देता, बस क्वेश्चन ही रहेंगे सारे के सारे। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए, हर क्लास के लिए। आप ऐसा ना सोचें कि ये इस क्लास के लिए नहीं है, उस क्लास के लिए नहीं है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? पाचन तंत्र। क्या होता है इसका? डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। देखिए, अब पाचन तंत्र किसका कहते हैं? देखिए, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते किसको? बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। अपन बोलते हैं ना डाइजेशन खराब हो गया, मतलब क्या? हमारा माहौल, हमारे पेट में कुछ डाइजेशन खराब हो गया। तो वो एक्चुअल में होता क्या? डाइजेस्टिव। हम क्या करते हैं? बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को? डाइजेस्टिव। बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करते हैं हम? बड़े बड़े को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में
तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। वही आपका क्या कहलाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। देखिए ये देखिए, आपको हो सकता है अभी कुछ लगे, कहाँ उलझ गया भाई, आपको हो सकता है कुछ अभी अजीब सा लगे। अब देखिए इसमें दो अभिक्रिया होती है। कौन सी दो अभिक्रिया होती है? एक होती है आपकी फिजिकल, कौन सी होती है? एक होती है आपकी फिजिकल और एक होती है आपकी केमिकल। कौन सी होती है? एक फिजिकल और एक केमिकल। देखिए बायोलॉजी को आप, मैंने पहले भी बोला हूँ बहुत बार, आप में सभी भी रिक्वेस्ट आ रही है, इसको आप जितना हो सके इंग्लिश में ही पढ़े, क्योंकि बहुत ईजी होता है। अब इसको हम इसमें क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भौतिक क्रिया, इसको बोलेंगे रासायनिक क्रिया, लेकिन थोड़ा सा बायोलॉजी के लिए थोड़ा आपको कठिन होगा बात करने में, बोलने में, इसलिए आप कोशिश कीजिए थोड़ी इंग्लिश भी यूज़ करने की, ठीक है। फिजिकली और केमिकली। सबसे पहले फिजिकली देखिए, डाइजेस्टिव, पहली बात तो खाना खाएंगे तो खाने को तोड़ेगा कौन? खाने को तोड़ देना, तो खाने को तोड़ेगा कौन? हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाना खाया, रोटी खाई, सबसे पहले क्या करा हमने, दांत को चबा चबा के तोड़ दिया, तूड़ ताड़ कर दिया उसको। क्या करा, खाना खाया, रोटी खाई, उसको हमने चबा चबा के तोड़ दिया। चबा चबा के मतलब फिजिकली काम किया हमने। क्या काम करा? फिजिकली काम करा। तो सबसे पहले फिजिकली अभिक्रिया हो गई। उसके बाद हमारे मुंह में होती है लार, देखा होगा ना आपने लार, जिसमें वो खाना पूरा लिबड़ा जाता है, मतलब पूरा उस खाना उसमें पूरा झेल जाता है, मतलब वो पूरा खाना किसमें, लार में हो जाता है, किसमें। अब खाने वापस देखते हैं डाइजेस्टिव। हमने रोटी ली तो क्या आप रोटी एक साथ खा सकते हैं? नहीं ना खा सकते, नहीं खा सकते ना। तो रोटी हम क्या करते हैं, थोड़े से टुकड़े में खाते हैं। पहले टुकड़ा, थोड़ा रोटी का थोड़ा टुकड़ा करते हैं, खाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसी के रोटी के टुकड़े को हम धीरे धीरे फिजिकल क्रिया करके दांतों से उसको चबा चबा के तोड़ देते हैं, और हमारी जो लार होती है उसमें पूरे में लिबड़ा जाती है, पूरी उसको लार में हो जाता है वो खाना, और फिर वो नीचे उतर जाता है। इतना है समझ में? इतना है आप सबको समझ में? आप लोग का आगे कोई क्वेश्चन नहीं है? देखिए आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या है तो बता दिए ना, नहीं बताया? बड़े क्वेश्चन बाकी रह गया। चलो अब आगे देखिए, इतना कर लिया हमने, फिजिकल केमिकल की अभिक्रिया कर ली, खाने को चबा लिया। अब देखिए हम दांत के बारे में देखते हैं। आप में से बहुत से लोगों को डाउट होता है कि दांत कितने होते हैं आखिर, जो दूध के दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, और एक जो नॉर्मली आपके मोनोफ्यूडोंट जिसको बोलते हैं, डाइफ्यूडोंट जो होता है वो आपके दूध के दांत होते हैं, मोनोफ्यूडोंट जो आपके जबड़े के जो दाढ़ के दांत होते हैं वो होते हैं। तो दांत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमारे मुख्य रूप से जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, हमने अभी तक जो पढ़ा कितने पढ़े, 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। एक्चुअल में देखिए कहाँ पे कौन से, अब देखिए 32 दांतों को ही कुछ ना कुछ नाम दिया होगा। जैसे मान लो आपके घर में कोई सदस्य है, सबका एक नाम होता है ना, जैसे दांत के बारे में देखिए, हमारे जो दांत होते हैं उसमें मुख्य रूप से पहले काम करते हैं। मैं आपको और थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है जैसा। हमारे जो दांत का दांत होता है, देखिए ये हमारा क्या है, दाढ़ का दांत है। इसको थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। ये पूरा दाढ़ है, ये हमारे दाढ़ का दांत है। क्या है, दाढ़ का दांत है, दाढ़ में लगा हुआ है, दाढ़ का दांत है ना, हमने निकाली। देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं इसके? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं आपके? 3। पुराना वैसे कुछ नहीं बचा ना, नहीं बचा ना। चलो इसमें देखते हैं। देखिए आपके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में हम देखते हैं कि 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। क्या होते हैं आपके 3 पार्ट, कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे ऊपर जो होता है वो आपका होता है डेंटाइन। इसके नीचे देखिए इनेमल होता है। पहले तो क्या होता है यहाँ पे, इनेमल होता है। कौन सा होता है? सबसे ऊपर, ये जो हमारे दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ना, सभी दांतों का सबसे ऊपरी हिस्सा, उसको कहा जाता है इनेमल। पहले चलो इसके नाम ही चलते पहले। इसके बाद होता है डेंटाइन। क्या कौन सा होता है आपका? डेंटाइन। और इसके बाद होता है ये वाला हिस्सा चैम्बर। क्या होता है? चैम्बर। अब देखिए पहले दांत के बारे में तो पता चले, एक दांत में दांत कौन कौन से हिस्से होते हैं, फिर उसके बाद दांत पड़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनेमल, हमारे दांत का सबसे कठोर हिस्सा। जैसे हमारा दांत आप देखिएगा, ये दांत दिख रहे, तो दांत का दाढ़ का सबसे कठोर हिस्सा, हमारे दांत या दाढ़ का सबसे कठोर हिस्सा जो होगा वो कौन सा होता है? दांत का ऊपरी हिस्सा इनेमल। कौन सा होता है? सबसे कठोर होता है। इनेमल क्या होता है? कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर कौन सा होता है आपका? इनेमल होता है। इससे कम कठोर होता है, इससे कम कठोर कौन सा होता है आपका? वो होता है डेंटाइन। ये इसी की दूसरी परत होती है। दांत की दूसरी परत जो होती है वो कौन सी होती है आपकी? डेंटाइन। फिर वो हम बोलते हैं ना डेंटिस्ट, क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं ना डेंटिस्ट।
वैसे इसी का नाम क्या है, डेंटाइन। और तीसरी जो होती है वो आपकी होती है चेम्बर। क्या होती है आपकी, चेम्बर। ठीक है, चेम्बर आपने देखा होगा कभी हमारे दांत टूट जाते तो बीच में से एक एसी कोई स्किन टाइप हमारे दांत में निकल आती है, देखा होगा ना, उसको आप धीरे धीरे दिन भर जुबान में जाते होंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने फोटो लगा दिया है। देखिए इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, आपको इनेबल दिख रहा है, डेंटाइन दिख रहा है और चेम्बर दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से कुछ देर तक रोकने लगे तो काफी टाइम लग जाए। अब देखिए हम दांत के बारे में, किसके बारे में, दांत के बारे में, कि हमारे दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, देखिए 32 में हमारे दांत के 4 पोर्शन होते हैं। एक इसकी हमने ट्रिक बना रखी है ICPM, छोटा कर देता है आपको आसानी रहेगी। ICPM ये क्या होती है, देखिए अब हम ये दांत बना रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारा भोजन का पाचन मुख से चालू हुआ। कहाँ से हुआ, मुख से हुआ। मुख में उस भोजन को तोड़ा किसने, तो दांत ने। किसने तोड़ा, दांत ने तोड़ा। ठीक है, अब दांत के बारे में पढ़ना जरूरी है। देखिए हम दांत बना रहे हैं, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं इंसीजर। क्या बोला जाता है इनको, इंसीजर। क्या बोला जाता है इसी को, इंसीजर बोला जाता है। देखिए आपको दिख रहे होंगे ये दांत, आगे के 4 दांत आप खुद के देखिएगा, आगे के 4 और नीचे के 4। देखिए हम आपको अपने मुंह के जो 32 दांत है, आपको पता है 16 दांत ऊपर होते हैं 16 नीचे, तो हम कोई भी एक पोर्शन पढ़ लेंगे तो दूसरा पोर्शन अपने आप पढ़ने वाला है। देखिए हम देखते हैं, तो बीच के 4 दांत जो होते हैं ये कौन से होते हैं, आपके इंसीजर होते हैं। कौन से होते हैं, इंसीजर होते हैं। कौन से होते हैं, इंसीजर। इसके बाद यहाँ पे आपके 2 दांत और होते हैं, 2 दांत और होते हैं। देखिए इसी इंसीजर को कतरनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को, कतरनी। जैसे आप अभी संक्रांति आने वाली है, आपने देखा होगा धागा काटता है ना, तो धागा पीछे के दांत से काटता है। ये 4 दांत जो है ना, ये वाले, ये 4 दांतों में उसको धागे में रखता है, कड़ा ऐसे करके उसको काट देता है। तो इसीलिए उसको जो कतरने में काम है उसको बोलते हैं कतरनी, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है इंसीजर। देखिए ज्यादा बेस्ट होगा इंग्लिश में पढ़ें, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। इसके बाद ये जो लंबे लंबे आपको दांत दिख रहे हैं इसको बोलते हैं केनाइन। क्या बोलते हैं इसको, केनाइन। क्या बोला जाता है इसको, केनाइन। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे 2 दांत, ये क्या है, 2 दांत। अभी आपको पता है कि बच्चों में कौन से होते हैं, पुरुषों हम जो वयस्क लोगों में कौन से होते हैं, कौन से टूटते हैं, कौन से नहीं टूटते, सब पे बात करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहे होंगे इनसे कुछ बड़े हैं। आप खुद को भी कांच में देखिएगा, आपके 4 दांत के बाद में जो आपके 2 दांत आएंगे, ये 2, ये नॉर्मल इन दांतों से बड़े रहेंगे। देखिए पहली चीज, ये बड़े दांत किसके साथ रहेंगे, तो ये रहेंगे मांसाहारी जीवों में। किस में रहेंगे, मांसाहारी जीवों में रहेंगे। किस में रहेंगे, मांसाहारी जीवों में रहेंगे। बोले फिर हम क्या मांसाहारी नहीं, मांसाहारी जीवों में इसलिए रहते ताकि वो किसी को पकड़ के खा सके। सबसे पहले आपने शेर को देखा होगा, शेर का डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस शेर के डायग्राम में आप देखिए कि इसके जो दांत दिख रहे हैं आपको, केनाइन, वो केनाइन देखिए कितने बड़े हैं, दिख रहे हैं केनाइन। तो ये क्या होते हैं, अगर कोई पूछे कि मांसाहारी जीवों में सबसे बड़े दांत कौन से होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, केनाइन होते हैं। कौन से होते हैं आपके, केनाइन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हाथी में, बोले हाथी में इंसिजर होंगे, केनाइन। देखिए सबसे पहले हमने बोला है केनाइन किसमें पाया जाएगा, तो ये केवल आपके मांसाहारी जीवों में बड़ा पाया जाएगा। मांसाहारी जीवों में जो बड़े बड़े दांत होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वो इंसिजर केनाइन होते हैं। कौन से होते हैं आपके, केनाइन। लेकिन हाथी के जो दांत आप देखते होंगे ऐसे निकलते होते हैं, आगे से निकले हुए होते हैं। आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा, मैं 5 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो हाथी के आपको दांत दिख रहे हैं, इसको देखिए, ये कौन से दांत होते हैं आपके, इंसिजर होते हैं। कौन से दांत होते हैं, इंसिजर होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 2 दांत होते हैं। कौन से, दोनों तरफ। ये केनाइन में थोड़ा ऊपर रख करके लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, ये केनाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 2 दांत होते हैं। कौन से, 2 दांत होते हैं। इसको कहा जाता है प्रीमोलर। क्या कहा जाता है इसी को, प्रीमोलर। प्रीमोलर, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है। क्या कहा जाता है इसको, प्रीमोलर। क्या कहा जाता है इसको, प्रीमोलर। देखिए अब एक चीज हम देखते हैं,
ये इधर भी दो पाए जाते हैं, इधर भी दो पाए जाते हैं, 2 प्रीमोलर इधर पाए जाते हैं, 2 प्रीमोलर इधर। इसके जस्ट पास में ये बड़े काम की, इसके जस्ट पास में यहाँ आपको एक पाया जाता है, इसी को कहा जाता है मोलर। क्या कहा जाता है? मोलर। क्या कहा जाता है इसी को? ये मैं आपको जबड़ा बना रहा हूँ पूरा, एक जो है ना ऊपर का हिस्सा ये पूरा दांत बन गया आपका एक तरफ का, ठीक है। तो देखिए 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, 1 और 2 कितने हो गए? 2 ये हो गए, और 2 और 2 4 ये हो गए, ठीक है। 4 और 6 और 4 10, कितने हो गए? 10। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये और 3 ये, 10 बच्चे कितने हो गए? हो गए एक तरफ से पूरा। देखिए अब इसको देखिए, हम बड़ों में भी ये जो लास्ट वाला जो ये दांत होता है, इसी को बोला जाता है अक्कल दांत, इसको दाढ़ भी बोलते हैं। ये जो दांत बनाया था ना हमने, एक्चुअली वही है। इसी को क्या बोला जाता है? अक्कल दाढ़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्कल दाढ़। अब बोले इसका क्या यूज होता है? आपने कभी देखा होगा गुटखा खाने वाले, देखा होगा ना, गुटखा खाने वाले जो आपके होते हैं वो इसी दाढ़ में आपका खाते हैं, इसी दाढ़ से खाते हैं। क्या करते हैं? इसी दाढ़ से खाते हैं। अब इसी दाढ़ में क्या होता है? एक फ्लोरीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्लोरीन गैस पाई जाती है। अगर फ्लोरीन गैस में कोई गड़बड़ हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो इसमें केविटी हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे हमने एक दाढ़, आपका जो दांत बनाया था ये वाला, ये जो दांत है आपका, इसको ठीक बना देते हैं। ये दाढ़ में मान लो आपके क्या होता है? केविटी हो जाती है। जैसे इसमें फ्लोरीन की कमी होती है ना, तो इसके अंदर क्या हो जाती है? केविटी बन जाती है। आप बोले केविटी क्या? आप जब आपने देखा होगा छेद हो जाता है, क्या दांत में छेद हो जाता है, तो आप जब भी खाना खाते होंगे तो जिनकी केविटी हो जाती है ना, उसका खाना उलझ जाता है, तो वो क्या करते हैं? फिर बाद में अगरबत्ती की डंडी लेते हैं और उसको दिन भर कुतरते रहते हैं। क्या करते हैं? उसमें खाना घुस जाता है तो वो अजीब लगता है, तो उसको निकालते रहते हैं। जब नीचे घुस जाता है और ऊपर घुस जाता है तो जीवान से उल्लू करके पूरा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आया समय में फटाफट रिवीजन करते हैं। अब ये जो होते हैं ये वयस्क में होते हैं। किस में होते हैं? वयस्क में। स्वाभाविक बात है बच्चों में कुछ अलग होते होंगे। क्या होते होंगे आपके बच्चों में? कुछ अलग होते होंगे, वो हम देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसके 2 पार्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसके 2 पार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो रहा है, हल्का सा चेंजेस हो रहा है, क्योंकि हमें पहले बता देते तो आपको बहुत अजीब लगता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हमने बना रखी है, आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं ICP, इंसिजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसिजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसिजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसिजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। देखिए अब हमने इधर लिख रहे हैं बच्चों का, किसका लिख रहे हैं? वयस्क का लिख रहे हैं, चलो वयस्क, और लिख रहे हैं इधर बच्चों का, किसका लिख रहे हैं? बच्चों का, ठीक है। देखिए बच्चों का आप देखेंगे तो बच्चों का आप देखिए ध्यान से, पहले वयस्क का देखते हैं। वयस्क में क्या 2 दांत तो ये होते हैं। हम देखिए बोले हिस्सा के ऊपर है, इसका 2 बीच में लाइन क्यों खींची है? देखिए इसका रीजन ये है, अगर हम पहले हमने 2 पोर्शन में से एक पोर्शन लिया ऊपर वाला, अब हम एक में से भी आधा पोर्शन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक में से भी आधा पोर्शन ले रहे हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। तो हम देख चुके थे, क्या वो वॉइस बंद हो गई थी? हाँ वॉइस नहीं आ रही थी। चलो कहाँ तक हो गया था? ये बता चुके थे उसमें। चलो दोस्तों फिर से देख लेते हैं, कुछ वॉइस मिसमैच हो गई थी, कुछ नेटवर्क का भी इशू आ रहा था। चलो देखिए, तो ये हमने क्या करा, पहले हमारे 2 ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से से हमने क्या लिया, आधा ऊपर का हिस्सा लिया था ताकि दोनों पोर्शन आ जाए। अब हमने आधे में से भी आधा हिस्सा कर दिया। देखिए पहले हमने क्या करा था, ये हमारे दांत है तो हमने पहले एक हिस्सा ले लिया, अब इसे एक हिस्से में से भी हम क्या कर रहे हैं 2। अब आप देखिए ये अगर एक हिस्सा पढ़ लेंगे हम तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा हिस्सा आ जाएगा 4 का। देखिए 1 2 3 और ये 4 का पोर्शन बन रहा है, हमारा बन रहा है। देखिए आगे देखते हैं कैसे 4 का पोर्शन। देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम वयस्क लोगों में कितने दांत मिलेंगे, इंसिजर के 2 दांत, यहाँ पे केनाइन के कितने मिलेंगे 1, प्रीमोलर के 2 और ये 3। अब देखिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, इधर से चलना है 2 1 2 3। अब ये कितने, एक इधर का, वयस्क में पूछ रहा हूँ, एक इधर का कोड और एक जितना इधर है उतना ही इधर, और 2 1 2 3। ये आपका एक कंप्लीट, फिर 2 1 2 3 2 1 2 3। ये 4 बार हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 दांत आ जाएंगे। देख लिए 3 6
3 3 6, बोलिए ये क्या है, देखिए 1 2, आगे देखिए ध्यान से 2 4 6 8, मतलब ये कौन सा दिया आपका, ये कौन सा दिया आपका जो है इंसीजर दिया है। तो देखो 2 2 2 4, 2 इधर 2 इधर, 4 और 4 नीचे, तो 4 और 4 8 हो गए टोटल, 1 2 3 4, ये कौन से होगा आपके K9 हो गए, एक इधर 2 नीचे और 2 ऊपर। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका ये दांत दिख रहे होंगे मेरे, ये दांत जो दिख रहे हैं ये आपके कौन से है, K9 है, कौन से आपके K9 है। फिर ये 2 2 2, ये कौन से आपके प्रीमोलर, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, फिर 2 नीचे और 2 इधर के हिस्से में कितने हो गए, 8 ही हो गए। ठीक है, इतना आया। अब बच्चों में देखते हैं। देखिए बच्चों में आपने कभी कभी देखा होगा कि बच्चे जब मुस्कुराते बड़े अच्छे लगते हैं, आगे के 2 दांत इनके चिमकते हैं, कौन से 2 दांत। देखिए बच्चों में क्या होता है कि इंसीजर तो होते हैं, अब इसको चेंज कर देते हैं कलर ताकि आपको याद रहे। इंसीजर तो होते हैं, ठीक है, इंसीजर होते हैं, और उनका क्या होता है, हो गया ना। इंसीजर के बाद आपका क्या होता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, क्या हुआ, हाँ दोस्त हो गया, ठीक है। देखो आज पता नहीं बड़ी दिक्कतें आ रही हैं आज। ठीक है, तो बच्चों में क्या होता है, 2 इंसीजर होते हैं और एक K9 होता है। 2 तो इंसीजर होता है, एक K9 होता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। बच्चों में जो प्रीमोलर होता है वो दांत नहीं होता है। बच्चों में क्या होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। और मोलर के 2 दांत होते हैं। क्या होता है, मोलर के 2 दांत होते हैं, उनमें अक्कल डांट नहीं पाई जाती। अब बोले अक्कल डांट, देखिए जरूरी नहीं है कि अक्कल डांट सब में पाई जाए। कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं व्यक्ति जिनको बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अक्कल डांट आती ही नहीं। अब ऐसा नहीं है ये डांट आएगी तो अक्कल आएगी, लेकिन इसको बोला जाता है अंकल डांट भी बोलते हैं, कुछ अक्कल डांट भी बोलते हैं। देखिए बच्चों का कोड क्या हो जाएगा, 2 इंसीजर, एक K9 और 0, प्रीमोलर नहीं है तो 0 और 2, आधा ये हिस्सा आधा ये, तो 2 1 0 2 ये भी हो जाएगा। फिर 2 1 0 2 ये आधा भाग और 2 1 0 2 ये पूरा भाग। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखिए, अब आप में से जिनको ये डाउट था कि हमारे कौन से दांत टूटते हैं और कौन से दांत नहीं टूटते, वो हम अब देखते हैं। देखिए हमारे जो दांत टूटकर वापस नहीं आते हैं उनको बोलते हैं मोनोफियोडोंट। क्या बोलते हैं, मोनोफियोडोंट। जो दांत हमारे टूट जाते हैं और नहीं आते, मोनोफियोडोंट। ये अच्छा, इस डायग्राम में आपको समझाते थे, देखिए इसको हटा देते। देखिए एक होता है आपका मोनोफियोडोंट। कौन सा होता है, मोनोफियोडोंट। ठीक है, एक होता है डाइफियोडोंट। क्या होता है, डाइफियोडोंट। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए। मोनोफियोडोंट जो होते हैं वो 12 होते हैं, 12 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 12। अब बोले 12 दांत कैसे, देखिए अब ये कौन से दांत होते हैं, मोनोफियोडोंट वे दांत होते हैं जो एक बार टूटने के बाद वापस नहीं आते। एक बार टूट गए तो नकली बिठाओ, नहीं तो आंग ऐसे करते रहोगे। मोनोफियोडोंट एक बार टूटने के बाद वापस नहीं आते। तो बोले 12 दांत कैसे हो गए, देखिए अब मोनोफियोडोंट कौन से होते हैं, ये जो आपके दाढ़ के दांत होते हैं, 3 इधर के 3 इधर के, ये हमारे ऊपर का हिस्सा है, 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, कितने हो गए 6। ऊपर वाले हिस्से में 6 और नीचे वाले हिस्से में भी 6। टोटल हमारे जो दांतवा होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। 32 में से 12 दांत गए, जबड़े के हो गए ना हमारे, दाढ़ जिसको बोलते हैं हम, वो 12 दांत गए तो कितने, 20 दांत बचे। ठीक है, तो 12 दांत जो होते हैं इन्हीं को बोला जाता है मोनोफियोडोंट। ये 12 दांत एक बार टूटने के बाद वापस नहीं आते। ये 12 दांत एक बार टूटने के बाद वापस नहीं आते। वापस कौन आते हैं, तो ये 32 में से जो 12 दांत गए तो 20 दांत जो बचे इन्हीं को बोलते हैं, ये जो 20 दांत होते हैं। आपके एग्जाम में देखिए बहुत अक्सर पूछा जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत वापस आते हैं, कितने दांत आते हैं, कितनी बार आते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में एक बार दांत वापस आते हैं और टोटल दांत कितने आते हैं, 52 दांत आते हैं। 52 कैसे होते हैं, देखिए इन्हीं 20 दांत को ही कहते हैं दूध के दांत। क्या कहा जाता है इनको, दूध के दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूध के दांत। मतलब 12 दांत जो होंगे एक बार टूट गए तो वापस नहीं आएंगे, इनको आपको नकली लगाना पड़ेगा। लेकिन ये 20 दांत जो रहेंगे ये टूट के दोबारा आ जाते हैं। तो देखिए 32 दांत तो हमारे ऑलरेडी थे और 20 दांत टूट के हमारे वापस आ गए।
तो 2 2 और 3 और 2 5 हो गए ना 52 दांत। मतलब एक व्यक्ति के जीवन काल में 52 दांत आते हैं। कितने आते हैं? 52 ही अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। इतना आया समझ में? आपको आया? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्हें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ बताइए, हो गया ना? ये तो नहीं बताया, चलो हो गया इतना। अब देखिए हमने दांत से खाने को चबा दिया। अब दांत से खाने को चबाने के बाद हमने फिजिकल क्रिया जो है कर ली। अब उसके बाद उसमें जो लार मिली, तो लार के बारे में तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। उसमें जो लार मिली तो लार में ऐसा क्या क्या था? लार में ऐसा क्या था? नहीं मिला है तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लार ग्रंथि, जिसको बोला जाता है सैलिवरी ग्लैंड। क्या बोला जाता है? सैलिवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि जो होती है उसमें मुख्य रूप से 3 ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 3। उनके नाम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। पहली होती है आपकी पेरियोटिड ग्लैंड, जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? पेरियोटिड ग्लैंड। कौन सी होती है? पेरियोटिड ग्लैंड। सबसे पहले हम लिखते हैं लार जो होती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, इसमें भी 3 फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा, बोर्ड पे दिख रहा होगा एक डायग्राम, वो डायग्राम को देखिए आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखिए आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे बड़ी जो हमारी ग्लैंड होती है उसी को बोलते हैं पेरियोटिड ग्लैंड। पेरियोटिड ग्लैंड कौन सी होती है? पेरियोटिड ग्लैंड। दूसरी होती है सबमैंडिबुलर। क्या होती है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है सबलिंगुअल। क्या आती है? सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड। देखिए ध्यान से देखिए, पेरियोटिड ग्लैंड क्या करती है? देखिए हमारे जो लार ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? पेरियोटिड। ये लार ग्रंथि के 3 फॉर्म होते हैं। अब हमारे शरीर में हमारे जो मुंह होता है इसमें 3 के ये 2 सेट होते हैं। मतलब कुल मिला के कितनी होती है? 6 सैलिवरी ग्लैंड होती है। कितनी होती है? 6 सैलिवरी ग्लैंड होती है या फिर लार ग्रंथि होती है। अब पेरियोटिड ग्लैंड में आप देखिए, आपने कभी कभी सांप को देखा होगा, सांप जो डसता है तो सांप क्या अपनी जीवान से डसता है? नहीं, सांप दांत से काटता है और फिर उसकी जीवान ऐसे बाहर आपने देखा होगा लाता है। तो वो क्या करता है? उसी ऊपर से नीचे लाता है और नीचे से उसको ऊपर लेके जाता है। तो वो क्या होती है? सांप के अंदर पेरियोटिड ग्लैंड होती है। जो सपेरे वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं? इस पेरियोटिड ग्लैंड को निकाल लेते हैं। जो जहर होता है सांप के अंदर, जो सांप के अंदर जहर होता है वो जहर इसी पेरियोटिड ग्लैंड के अंदर होता है और ये भी इसमें सहायता करती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हमारे लार की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? तो वो होती है पेरियोटिड ग्लैंड। कौन सी होती है? पेरियोटिड। क्या हुआ? क्वेश्चन है कोई? दिखाइए, बताया तो ये तो आपको। अरे देखिए फिर से देखिए, पेरियोटिड आ गया। एक और देखिए, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, गलसुआ बीमारी। कौन सी बीमारी? गलसुआ बीमारी। उस बीमारी में क्या होता है कि हमारा गाल सूज जाता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए इसमें ध्यान से देखिए। इस व्यक्ति का जो है फेस है वो फूल गया है। तो डॉक्टर क्या करता है कि इसके फेस पर एक पट्टी लगा देता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहाँ के वायरस बैक्टीरिया जो भी रहते हैं खत्म हो जाते हैं और वापस से वो बनने लगती है। इतना आया समझ में? पेरियोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल आया समझ में? आगे देखते हैं चलिए। अब इसके बाद आपका आता है, अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बोले लार में क्या पाया जाता है? जो हमारे खाने को पचा देता है। लार में ऐसा क्या होता है जो ये कर देता है? लार में क्या होता है ये कर देता है? वो देखते हैं चलो। देखिए लार ग्रंथि में आप में से अक्सर लोगों का जो अभी तैयारी कर चुके होंगे या फिर तैयारी कर रहे होंगे, उनका एक ही जो है वो आंसर आएगा। बोले लार ग्रंथि में, लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। देखिए केवल टाइलिन नहीं पाया जाता, लार में 4 चीज़ें पाई जाती है। पहला आपका पाया जाता है इसमें टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन, जो मुख्य रूप से कुछ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा होता है डाइस्टेड। क्या होता है? डाइस्टेड। तीसरा आपका होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है। चौथा आपका होता है इसमें म्यूलिन। क्या होता है? म्यूलिन, ठीक है। देखिए पहले देखते हैं। देखिए टाइलिन और डाइस्टेट क्या करता है? हमारे शरीर में जो स्टार्च होता है उसको पचाता है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा स्टार्च क्या होता है? आप में से अक्सर लोगों ने स्टार्च के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। किसको पचाता है?
स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड, क्या बोलते हैं मंड। अब बोले ये क्या होता है, देखिए आपने कभी कभी देखा होगा हम गेहूं की रोटी खा पाते हैं, नॉर्मली हम 3 से 4 रोटी गेहूं की खा पाते हैं, लेकिन हम मैदे की रोटी उतनी नहीं खा पाते। क्यों? देखिए आप कभी गेहूं की आटे को लीजिएगा और ऐसे ऐसे हाथ में मलिएगा तो आपको थोड़ा खुरदुरापन पता चलेगा। क्यों? गेहूं का आटा का जो छिलका होता है हल्का सा ऊपर का, वही क्या कहलाता है, स्टार्च। उसी को क्या कहा जाता है, स्टार्च। वही मैदे को आप ऐसे रगड़ोगे ना तो आपके हाथ में कुछ नहीं आना, चाहे आप कितना भी बारीक कर लो, कितना भी मोटा रख लो। तो मैदे में जो है वो स्टार्च नहीं पाया जाता है, इसलिए हम उसको अच्छे से पचा नहीं पाते हैं और ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। वहीं आपके छिलके वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। इसके बाद आता है लाइसोजाइम। क्या होता है आपका, लाइसोजाइम। अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा हमें कभी चोट लग जाती है, हमें कभी, देखिए ये हो सकता है आप कंपटीशन के एग्ज़ाम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, स्कूल में बाहर हो, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई पूछ ले या फिर मतलब नॉर्मली पता होना चाहिए, लेकिन हाँ हम आपको इतनी बायोलॉजी ज़रूर पढ़ा देंगे कि आप किसी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के सामने रहोगे तो वो बंदा ये ज़रूर कह देगा, बंदा बंदी जो भी है, कि इसे नॉलेज तो अच्छा है यार बायोलॉजी का, इतना तो हम कर देंगे आपको। लाइसोजाइम क्या करता है, देखिए आपने अक्सर देखा होगा हमें चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको मुंह को उंगली में रख लेते हैं। तो हमारी लार में जो लाइसोजाइम है वो क्या करता है, उस उंगली में से कीटाणु को खत्म कर देता है। क्या कर देता है, कीटाणु को खत्म कर देता है और वो उंगली धीरे धीरे सही होने लग जाती है। एक और आपने देखा होगा ये डॉग्स होते हैं जो हमारे कॉलोनी में, कुत्ते वगैरह जो डॉग्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कुतरे हों, जिनको हमारे उधर कुतरे बोलते हैं, कुत्ते, उनको आपने देखा होगा जब उनको चोट लग जाती है तो वो अब क्या उनको देगा, कोई नहीं देगा ना। गाय भैंस बकरी इनके बच्चों को चोट लग जाती है तो वो क्या करते हैं, दिन भर उनको चाटते रहते हैं। क्या करते हैं, उनको दिन भर चाटते रहते हैं। उन्होंने पढ़ाई नहीं की है लेकिन वो बहुत अच्छे से जानते हैं बायोलॉजी को। क्या करते हैं, बायोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि हमारी लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, जो उस कीटाणु को नष्ट कर देगा। वो चाट चाट के उसको बिल्कुल तरीके से सही कर देती है। क्या कर देती है, बिल्कुल सही तरीके से साफ़ कर देती है और वो कीटाणु मर जाते हैं, जिससे हमारी वो चोट सही हो जाती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है ये कि हमें जब चोट लगती है तो उसको चाटने से उसमें ऐसा कौन सा एंजाइम या कौन सी लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है, जो हमारी चोट को, कीटाणु को नष्ट कर देता है और सही कर लेता है। अब देखिए अभी हम मुंह में ही, हम मुंह से नीचे नहीं गए। आज हम कोशिश करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा करने की। एक वीडियो में तो मुझे लगता है शायद फिर लंबा हो जाएगा, देखते करते हैं आज कोशिश। अगला आता है आपका म्यूलिन। ये क्या करता है, कीटाणु को नष्ट करता है। ये क्या करता है, कीटाणु को नष्ट करता है, कीटाणु को नष्ट करता है। इसके बाद आपका आगे जो आता है म्यूलिन, ये करता है खाने को चिपचिपा कर देता है। क्या करता है, खाने को चिपचिपा कर देता है। क्या कर देता है, खाने को चिपचिपा कर देता है। ध्यान से देखिए, अब आपने खाना खा लिया, एक बात बताइए, आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे अब लाइसोजाइम का या एग्जाम स्टार्च वाले एग्जाम्पल वापस से देख लीजिए। आपने कभी देखा इडली खमंड वगैरह ये सब खाते होंगे तो आप अगर एक साथ खा लोगे तो हिचकी चलने लग जाती है। क्या होती है, गले में उलझ जाता है। क्यों, अगर आप जल्दी जल्दी कोई खाना खाओगे, म्यूलिन का करता है खाने को चिपचिपा बनाता है। बोलिए चिपचिपा क्यों बनाता है, अगर ये चिपचिपा नहीं बनाएगा तो खाना नीचे जाएगा नहीं। आप कभी खाना खाइएगा और मिरर के सामने आव करेगा तो उसमें देखना लार ऐसी आती है, जैसे चाशनी में आप करते हो तो जाले आते कि नहीं आते, वैसे आती है। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाओगे तो ये म्यूलिन उसमें ठीक से नहीं मिल पाएगा। अगर म्यूलिन उसमें ठीक से नहीं मिलेगा, खाने में म्यूलिन ठीक से नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें हिचकी चलने लग जाएगी। अब हिचकी चलने का एक रीज़न और होता है, वो इपोग्लोटिस होता है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में, टाइलिन, डाइस्टेट, लाइसोजाइम और म्यूलिन। इसके बाद देखते हैं, अबे इतना है आप लोग को आ गया। हाँ क्या हुआ, हो गया ना, पूछना है कुछ, हो गया, चलो देखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए हमने खाना खाया, अभी हमने खाना क्या करा, खाने में लार मिला है। क्या बोला है, अब हमारा खाना कहाँ जाएगा, एसोफेगस में जाएगा। क्या कहाँ जाएगा हमारा खाना, एसोफेगस में जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रास नली। किस में जाएगा, ग्रास नली में जाएगा। इसी को बोला जाता है आइसोफेगस। क्या कहा जाता है इसी को, एसोफेगस। हमारी ग्रास नली में जाएगा। देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, या देखिएगा, ये हमारा मुख, पूरा मुख बना दिया। अब यहाँ हमारे मुख से मैंने एक ही ग्लैंड निकाली, ठीक है, ये निकाली। इसी को क्या कहा जाता है, आइसोफेगस कहा जाता है। हमने ये खाना यहाँ से चबाया, हमने खाना चबाया,
खाना चप के हमारा कहाँ चला गया, आइसोफोगस के थ्रू अब कहाँ जाएगा, अब जाएगा हमारा खाना आमाशय में। कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा। इसको बोलते हैं आमाशय। देखिए इसी को बोला जाता है स्टोमक। क्या बोला जाता है, आमाशय, स्टोमक। इसी स्टोमक को बोला जाता है एब्डोमेन। देखिए स्टोमक बोला जाता है इंग्लिश में, आमाशय बोला जाता है हिंदी में, और इसी को बोला जाता है एब्डोमेन। इसी को बायोलॉजी में क्या बोला जाता है, हमारे पेट को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, एब्डोमेन। बायो में क्या कहा जाता है, एब्डोमेन। देखिए अब हमारा ये जो एसोफोगस से होता हुआ खाना कहाँ चला गया, हमारे पेट में चला गया। हमारे पेट में जो हमारा आमाशय होता है, इस आमाशय में भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा होता है पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। इसको तो पढ़ेंगे, चलो अभी देखते हैं। पहले देखते हैं आमाशय में, आपका दिख रहा है सबको, आमाशय में हम देखते हैं कार्डियक। क्या बोला जाता है, पहला इसके 3 पार्ट होते हैं। कार्डियक क्या कहा जाता है, कार्डियक, ठीक है। कार्डियक, फंडिक देखेंगे, पहले कार्डियक देखते हैं, ठीक है। कार्डियक क्या होता है, देखिए हमारे जो पेट होता है, ये कार्डियक क्या करता है, HCl छोड़ता रहता है, ठीक है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमारे एसोफोगस से होता हुआ कहाँ चलेगा, आमाशय। आमाशय क्या होता है, हमारे दिल के नीचे, हार्ट के नीचे। देखिए जो दिल का डॉक्टर रहता है उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। वो दिल के अध्ययन, जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट का अध्ययन, जो हार्ट का अध्ययन करते हैं हम, उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। तो हमारे दिल के, ये जो हमारा दिल है ना, लेफ्ट हैंड साइड, इस दिल के जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा आमाशय होता है। क्या होता है, ये आमाशय होता है, स्टोमक होता है और एब्डोमेन होता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जब इसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसी के जस्ट नीचे जो पाया जाता है पेट का पहला हिस्सा, हृदय को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो इसका डॉक्टर होता है, उसी कार्डियोलॉजिस्ट से इसका नाम है कार्डियक। क्या कहा जाता है, कार्डियक। देखिए हम जो खाना खाते हैं वो हमारा खाना का चल जाता है, कार्डियक में चल जाता है। ये कार्डियक क्या करता है, HCl छोड़ता रहता है। क्या करता है, HCl। अब बोलिए ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, एक प्रकार का एसिड है। देखिए आप में से बहुत सारे, मैक्सिमम 95% को ये मतलब बातें बड़ी खटकती होगी, मन में आता होगा, बोले HCl, बोले पेट क्या करता है, लीवर क्या करता है, अग्नाशय क्या करता है, हमारा छोटी आँख, बड़ी आँख। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप लगे रहिएगा, देखते रहिएगा कंटिन्यू। अगर वीडियो को आपने पॉज कर दिया फिर स्किप कर दिया तो आप फिर देखिए जो लिंक बनती है आप उसको लिंक के थ्रू पढ़ते जाएंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसमें से एक बहुत बड़ा डाउट भी आपको रहता है कि बच्चा जो माँ के पेट में रहता है, हम बताएंगे वो कहाँ रहता है। देखिए HCl, अब हमने खाना खाया, ठीक है, हमने खाना खाया तो कार्डियक क्या करता है, उस खाने को सड़ाता है। क्या करता है, उस खाने को सड़ाता है। तो मतलब क्या करता है, उस खाने के अंदर क्या करता है, HCl मिला देता है। क्या करता है वो, HCl मिला देता है। क्या करता है वो, HCl मिला देता है। फिर से बोलिए, क्या कर देता है वो, HCl आपका मिला देता है। आगे देखिए HCl मिला देगा तो वो क्या करेगा, खाना एसिड के रूप में चेंज हो जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो आमाशय होता है ये केवल एसिड ही बनाता है। क्या करता है ये, अगर आपने कोई एसिड वाली चीज़ खाई है तो ये खाना उसको पचा देगा। ये जो HCl है, जो कार्डियक है, ये HCl छोड़ेगा तो ये उस खाने को पचा देगा। लेकिन भगवान ने सोचा कि, मतलब भगवान ने बना दिया, अब उनको लगा ले गलती होगी। बोले क्या, बोले ये बना तो दिया लेकिन ये तो केवल एसिड ही है, ये क्या करेगा, केवल एसिड की चीज़ों को ही पचाएगा। बोले अब क्या करें, तो भगवान, अब पता नहीं भगवान कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, एक दिन बात करते हैं। उन्होंने बोले चलो कोई बात नहीं, एक चीज़ और बनाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, HCl के लिए बना दिया था अग्नाशय। अभी हम अग्नाशय पढ़ेंगे। अब देखिए जब खाना HCl से फ्री हो जाता है, मतलब जब खाने में HCl मिल जाता है, उस खाने को सड़ाने की कोशिश करता है, फिर वो वहाँ से होने के बाद कहाँ आता है, आपका फंडिक में आता है। कहाँ आता है, सेकंड पोजीशन आता है आपका फंडिक। क्या करता है, हाँ देखिए एक चीज़ और, ये कार्डियक की यहाँ पे ना मोटी दीवार होती है। क्या होती है, एक मोटी दीवार होती है। इस कार्डियक में मोटी दीवार को क्या कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को म्यूकस कहा जाता है, ठीक है। इसकी एक बाहरी एक मोटी दीवार होती है, उसका क्या कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए फंडिक में क्या होता है, फंडिक में एक रूजी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रूजी। क्या पाई जाती है, रूजी पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, फंडिक। फंडिक में पाई जाती है रूजी, ठीक है। अब बोले रूजी क्या करती है, ये क्या करती है, कार्डियक से आने वाले खाने को,
कार्डियक से आने वाले खाने को, ये जो आप देख रहे हो ना जिगजैग टाइप ऐसे बने हुए हैं, इस जिगजैग में खाने को फंसा के रख देती है। कितने घंटे तक? ये रूजी खाने को 4 घंटे तक, कितने घंटे तक? 4 घंटे तक क्या करती है? रोक के रखती है। क्या करती है? रोक के रखती है उस खाने को, ताकि वो खाना जो है अच्छे से उसमें HCl मिल जाए। अब आप सोच रहे हैं क्यों रोक के रखती है? इसलिए रोक के रखती है ताकि उसमें अच्छे से HCl मिल जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाए, ताकि वो अच्छे से पच जाए। अब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा हमारा पेट दर्द, जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा पेट दर्द करने लगता है, देखा होगा ना आपने। अब मैं आपको कंसेप्चुअल चीज़ बता रहा हूँ जो आपको नॉर्मली बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। पेट क्यों दर्द करता है? देखिए, आमाशय में क्या होता है, ये जो फंडिक होता है, इसको पता है 4 घंटे खाना रखना है, मतलब 4 घंटे तक ये अपने पास खाना रखेगा, उसके बाद कहाँ पहुँचा देगा? ये पाइलोरिक में पहुँचा देगा। क्या पहुँचा देगा? पाइलोरिक में पहुँचा देगा। अब जब भी आपको भूख लगती है और आप भूखे रहते हैं तो ये रूजी क्या होती है? खड़ी हो जाती है। ये रूजी जो है ना, ये पड़ी हुई है, अभी खाना इसके अंदर पड़ी हुई है। जब ये रूजी, इसको खाना नहीं मिलता है, ये झाँकती है, वो खाना आएगा, खाना, ये इसे झाँकती है, वो खाना आएगा, लेकिन खाना नहीं आता है, तो ये क्या खड़ी हो जाती है। तो ये खड़ी होने के, इसके चुभन के कारण ही हमारा क्या पेट दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? हमारा पेट दर्द होने लगता है। अब देखिए, यहाँ से, हाँ, ये फंडिक जो होता है हमारे आमाशय का सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा भाग भी होता है। सबसे बड़ा भाग भी कौन होता है? आपका फंडिक ही होता है। अब ये सब यहाँ से जब रूजी इसको 4 घंटे में फिर कहाँ पहुँचा देगा? पाइलोरिक में पहुँचा देगा। कहाँ पहुँचा देगा? इसी को बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं इसको? पाइलोरिक। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड पार्ट होता है आपका पाइलोरिक। अब देखिए, कार्डियक फंडिक और ये कार्डियक फंडिक को रफ कर देगा, यहाँ पे कुछ काम आएगा, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे पाइलोरिक क्या करेगा? अब यहाँ पे इन दोनों को ले आएगा, ठीक है। एक काम करता है, ये डायग्राम पूरा मैं मिटा के यहाँ बनाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, ये पाइलोरिक हम फिर बना देंगे, वरना पाइलोरिक समझ लीजिए। अब पाइलोरिक क्या होता है? एक जहाँ से आपकी छोटी आँत चालू होती है उसका कॉर्नर होता है, और यहाँ पे इधर होता है अग्नाशय, इधर आपका होता है लीवर। इसको हम ऊपर अच्छे से बनाते हैं, देखिए। यही बना देते हैं इसको। ये हमारा ग्रास नहीं, ये एसोफेगस, और ये हमने क्या बना दिया आपका, ठीक है। अब देखिए, ये आपका यहाँ पे होता है, इसी को बोलता है पेंक्रियाज। क्या बोला जाता है? पेंक्रियाज। ये आपका यहाँ पे लीवर होता है, ठीक है। क्या आता है आपका? लीवर। अब देखिए, इतना हो गया। देखिए, अब ब्लैक्स देखते हैं, हम इसमें देख चुके हैं। ये तो हमारा एसोफेगस हो गया। क्या हो गया? एसोफेगस हो गया। इसमें हमने देख लिया कार्डियक, ये हो गया हमारा फंडिक, और ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा बड़ा बना, और ये हमारा तो आता है पाइलोरिक। देखो, पाइलोरिक क्या करता है? अब देखिए, ये जो कैलोरी होता है, ये बकलोलवा क्या करता है? केवल HCl पे काम करता है। किस पे काम करता है? केवल HCl पे काम करता है। अब मान लो आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसमें एसिड नहीं है, तो ये उस चीज़ को नहीं पचाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि रोटी है, हम रोटी खाते तो रोटी में प्रोटीन तो पाया नहीं जाता। जी हाँ, रोटी जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो प्रोटीन नहीं पाया जाता, उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अब ये तो एसिड को पचाता, कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचाता, तो उसको पचाने के लिए कोई चाहिए। तो भगवान बड़े होशियार निकले, उन्होंने पहले ही सोच लिया, बोला बना तो दिया, इसको मिटाएंगे फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। भगवान सोच रहे थे, तो बोला चलो एक चीज़ और बना देते जो एसिड को बेस में चेंज कर दे, या तो फिर बेस के काम करें। तो इसको बोला जाता है, हम स्टोमक बोलता है। इसका पूरा नाम हम बता चुके हैं, आप देख लीजिए, स्टोमक, आमाशय बोलते हैं। ये हो जाएगा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज, इसी को हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। क्या बोलते हैं इसको? अग्न्याशय, ठीक है। बोलिए, ये क्या करता है? देखिए, ये आपका होता है लीवर। क्या होता है आपका? लीवर। देखिए, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ होती है वो होती है प्रोटीन। क्या होती है आपकी? हमारे शरीर में प्रोटीन को पचाना सबसे मुश्किल काम होता है। किसको?
प्रोटीन को पचाना सबसे मुश्किल काम होता है। अग्नाशय क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। अब जो आमाशय होता है, जो स्टमक होता है, वो क्या कहता है, हम केवल एसिड को पचाएंगे। किसको पचाएंगे, हम दोनों केवल एसिड को पचाएंगे। पेंक्रियाज बोलता है मैं केवल क्षार को पचाऊंगा, तो दोनों लड़ाई हो जाती है, इसकी और इसकी दोनों की लड़ाई हो जाती है, बोला हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। स्टमक और इन दोनों को आपस में तालमेल बिठाने के लिए लीवर में क्या होता है, ये जो है इसमें होता है गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, इसको बाइल भी कहते हैं, बाइल ब्लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। पित्ताशय होता है, क्या होता है, ये पित्ताशय होता है। अब लीवर का काम क्या होता है, लीवर क्या करता है, इसमें से पित्त को भेजता रहता है। क्या करता है, पित्त को इसमें से भेजता रहता है। आपने देखा होगा ना जठर ग्रंथि, जठर रस, तो वही पित्त रस इसमें क्या करता है, जठर ग्रंथि में वो भेजता रहता है। क्या करता है, जठर ग्रंथि में भेजता रहता है। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। अभी हम देखते हैं। अब देखिए पैंक्रियाज में क्या होता है, इसमें आपका लेट पाया जाता है। क्या करता है, ये लेट पाया जाता है, आपका लेट। बोलिए क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, सॉरी लाइसोजाइम कैसे हो जाएगा, लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। एक होता है एमाइलेज, एमाइलेज, और एक होता है आपका ट्रिप्सिन। क्या होता है, आपका ट्रिप्सिन। देखिए पहले ये देखते हैं हम। देखिए खाना यहाँ से आया, खाना इसमें रुका, इसके बाद ये फिर इसने ये जो रूजी थी आपकी, ये जो रूजी थी ना, इस रूजी में 4 घंटे रुका, फिर वो पाइलोरिक में आ गया। पाइलोरिक में आके अब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। ये बोलता है कि मैं एसिड वाली चीज़ों को बचाऊंगा, ये बोलता है मैं बेस वाली चीज़ों को बचाऊंगा। किसको बचाऊंगा, ये बेस के ऊपर काम करता है और ये एसिडिक के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाएगा कौन, तो देखिए इसको लिख देते, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे से एक क्या पाया जाता है, आपका पाया जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या पाया जाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन, एक होता है सिक्रेटिन, इसको सेक्रेटिन भी पढ़ते हैं, सेक्रेटिन। देखिए अब ये दोनों लड़ पड़े, ये बोलता है आमाशय हम ये नहीं करेंगे, हम एसिड को पचाएंगे, बस बेस से हमारा कोई काम नहीं। पेंक्रियाज बोलता है कि हम एसिड को नहीं पचाएंगे, हम केवल बेस को पचाएंगे। इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने के लिए कौन आया, कोलेसिस्टोकाइनिन आया, जो यहाँ से देखता है। जैसे मान लो देखिए ऊपर से आया, अब ऊपर से मान लो एसिड आ रहा है कि बेस आ रहा है, जो भी आ रहा है तो उसकी पहचान कौन करता है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन करता है, जो यहाँ से निकलता है। ये पित्ताशय में से पित्त निकालता है और भेज देता है। इधर से भेज किसको, बेस जो है वो अपना सिक्रेटिन भेज देता है। ये दोनों एंजाइम मिलकर क्या करते हैं, उस चीज़ को, एसिडिक भोजन को किस में चेंज कर देते हैं, बेस में। तो इनकी लड़ाई खत्म, आ गया लोग। ये क्या कर देता है कोलेसिस्टोकाइनिन, यहाँ से एसिडिक खाना आएगा, स्वाभाविक बात है, जो एसिडिक खाना अगर बनाए हैं तो एसिडिक खाना आएगा। अब एसिडिक खाना आया तो एसिडिक ही जाएगा, लेकिन नहीं, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, उसी खाने को पहचान करता है और मिलकर उस खाने को बेस में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, बेस में। लो लड़ाई खत्म। ठीक है, तो लीवर, यकृत, ये हम आपको सेल डिवीजन में बता चुके थे कि लीवर हम काट के भी दे सकते हैं, कट करके दे सकते हैं, या वापस से आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब मैंने जो यहाँ पे लाइपेज देखिए, ये आपके पेंक्रियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए लाइपेज क्या करता है, हमारे शरीर में जितना भी फैट होता है, एक हमारे शरीर में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हमारे शरीर में जितना भी फैट होता है, क्या होता है, फैट। तो फैट को पचाने का काम कौन करता है, आपका फैट को पचाने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज करेगा। वही ये हो गया क्या, खिचड़ा तो नहीं हो गया, ठीक है। देखो कौन करेगा, लाइपेज। फैट को पचाने का काम कौन करेगा, लाइपेज। ठीक है, एमाइलेज। देखिए जिसमें भी एज, इसमें भी बहुत सारा आता है। माल्टोज को कौन पचाएगा, माल्टेज। ग्लूकोज को कौन पचाएगा, ग्लूकोज। वैसे क्या होगा, जिसमें भी एज लग जाए वो सब इससे निकलती है। देखिए कुछ चीज़ नाम सेम होती है, अगर वो सेम है तो क्या उनको याद करने की जरूरत क्या है। अगर एग्जाम में आता है जैसे ये देखिए फैट को पचा, आगे देखते हैं। हाँ आपको बड़ी समस्या है, क्या दिक्कत है बताओ, ये तो कर चुके हैं ना, नहीं किए,
नहीं बताया था? अच्छा अच्छा चलो देखिए अच्छा पाइलोरिक में जठर ग्रंथि नहीं बताया? बताया तो पाइल नहीं बताया। अच्छा इसमें पेप्सिन रेनिन नहीं बताया? हाँ पेप्सिन रेनिन नहीं बताया? अच्छा अच्छा देखिए अच्छा हमारे ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं सर ये नहीं कराया आपने। देखिए गोल ब्लैडर में आप देखिए गोल ब्लैडर में भी आपकी दो चीज़ें पाई जाती है। एक पाई जाती है पेप्सिन, क्या पाई जाती है? पेप्सिन पाई जाती है। गोल ब्लैडर यहाँ पे पाया जाता है। ये पाइलोरिक में क्या पाया जाता है आपका? गोल ब्लैडर। क्या पाया जाता है? गोल ब्लैडर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोल ब्लैडर। इस गोल ब्लैडर में दो चीज़ें पाई जाती है, एक होती है पेप्सिन, क्या होती है? पेप्सिन, एक होती है रेनिन। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पेप्सिन किसको पचाता है और रेनिन किसको पचाता है। इसको हिंदी में जठर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जठर ग्रंथि। इसमें क्या होता है? जठर रस होता है। ठीक है, क्या होता है? जठर रस। देखिए पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन किसको पचाएगा? ये प्रोटीन को पचाएगा। किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा पेप्सिन। और रेनिन क्या करेगा? दूध का दही बना देगा। दूध का क्या बनेगा? हमारे पेट में दही बना देता है। देखिए दूध का दही बना देना हमारे पेट में कौन काम करता है? रेनिन। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। आगे देखिए आपने बच्चों को अक्सर देखा होगा जब उन्हें हम ज़बरदस्ती दूध पिला देते हैं और वो उल्टी करते हैं। आपने बच्चों को पूरा दूध पिला दिया, थोड़ी देर बाद वो उल्टी करते तो दूध की जगह दही जैसी उल्टी करते हैं, गट्टी गट्टी उल्टी करते हैं, मतलब ऐसी दही टाइप उल्टी करते हैं। ठीक है, प्रोटीन और दूध दही हो गया। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पचाएगा। और रेनिन क्या करेगा? दूध और दही, दूध से क्या करेगा? दूध से दही बना देगा। इतना हो गया। अब हम लाइपेज देख रहे थे ना। हाँ लाइपेज तो किसको करेगा? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये आपको इसको पचाएगा। आगे देखते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा है ना पूरा इतना ही देखते हैं, इसको फिर चेंज कर लेंगे। ठीक है, हो गया ये? आप लोग का हो गया कंप्लीट? कोई डाउट? हाँ ये बता दिए ना हम। देखिए ये बताया तो है आपको, जो कार्डियक के जो फंडिक है आपको कंप्लीट कर चुके हैं। फंडिक में भी आप देख चुके हैं क्या? फंडिक में भी आपको देख चुके हैं ना। क्या करेगा ये? वही जो आपको बना के देगा। और इसके अलावा कोई डाउट नहीं है? देखिए आपको दो चीज़ बता चुके हैं, नहीं है? चलो आगे देखते हैं। नहीं है ना डाउट? देखिए एमाइलेज की ठीक है। देखो अभी हमने आपके देखा था आपके स्टार्च या मंड को कौन पचाता है? आपकी लार में। आपकी लार में क्या होती है? डाइस्टेट और टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को बताता है। वैसे ही जो आपका बेस होता है, जो छार होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है? अग्नाशय में एमाइलेज। ये एमाइलेज भी क्या करता है? मंड या स्टार्च को पचाता है। क्या करता है? मंड या स्टार्च को। बोले अब डबल क्यों पचा रहे? देखिए कुछ चीज़ें हाथों हाथ हम क्या, कुछ चीज़ें लार के साथ पच जाती है। जैसे मान लो आपने कभी कभी कोई चीज़ें खाई, जैसे सुपारी के टुकड़े खाए आपने, मान लो सुपारी खाते हैं आपने, सुपारी के टुकड़े खाए तो छोटे छोटे टुकड़े आप दांत से चबा चबा के एक दो बार चबाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ बड़े टुकड़े होते हैं वो आपको चबाते रहेंगे। वैसे थोड़ा बहुत स्टार्च, जो छोटा मोटा स्टार्च होगा वो तो हमारी लार पचा देगी, लेकिन जो बड़ा होगा उसको कौन पचाएगा? अग्नाशय से निकलने वाली लार में ये एमाइलेज को पचाएगा, स्टार्च को। ट्रिप्सिन ये भी क्या करेगा? प्रोटीन को पचाएगा। प्रोटीन को कौन पचाएगा? ट्रिप्सिन। अब ध्यान से देखिए अब आपके एग्जाम में कैसे आता है। अब आपके एग्जाम पूछेगा लार में। देखिए फटाफट पे एक रिवीजन लेते हैं, इतने का ही लेते हैं, उसके बाद आगे का करते हैं। पहले बात, लार में 3 प्रकार की होती है लार, पेरियोटिट, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल हो गई। अब लार में भी 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, डाइस्टेट, लाइसोजाइम और म्यूलिन। टाइलिन और डाइस्टेट क्या करता है? खाने में स्टार्च को पचा देता है। लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद म्यूलिन क्या करता है? खाने को चिपचिपा बना देता है। उसके बाद हमने देखा था, इसके बाद क्या देखा था? हो गया ये? हाँ, उसके बाद हमने देखा एसोफोगस के द्वारा खाना कहा जाता है हमारे, एसोफोगस के द्वारा कार्डियक या फिर आमाशय में आ जाता है। आमाशय के हमने 3 भाग पढ़े, पहला कार्डियक पढ़ा, उसके बाद फंडिक और उसके बाद पाइलोरिक। कार्डियक में देखिए, कार्डियक में HCl होता है जो खाने को सड़ाने का या फिर एसिडिक करने का काम करता है। अब इस सूरत
इसकी खास बात ये है ये बकलोलवा को एक ही काम है, ये केवल एसिहेल ही मिलाएगा, मतलब उसको एसिडिक ही करेगा। इसका बेस अगर आ गया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। फंडिक में क्या होता है, रूजी पाई जाती है जो हमारे खाने को 4 घंटे तक रोक के रखती है। पाइलोरिक में क्या होती है, एक जठर ग्लैंड या फिर बाइल लेडर पाई जाती है जो क्या करती है, पित्ताशय या फिर पित्त को छोड़ने का काम करती है। यहाँ से पित्त लेगी और फिर मिक्स कर देगी। फिर देखा हमने बेस होता है हमारा, बेस में लेट, इसकी एक ट्रिक बना रखी है। लेट क्या होता है, इसमें 3 चीज़ पाई जाती है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, फैट को जो है पचाता है। एमाइलेज क्या करता है, मंडे या स्टार्च को पचाता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन को पचाता है। इतना हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद लीवर का हमने देखा, लीवर में आपका क्या है, ये जैसे लीवर है, ठीक है। ये लीवर में आपका यहाँ पे क्या होता है, लीवर में ये होता है आपका पित्ताशय होता है। इस पित्ताशय में आपका पित्त जो होता है, पित्त, वो पित्त इकट्ठा रहता है। इस पित्त में क्या होता है, अब ये तो क्या काम करता है, एसिडिक करता है, केवल एसिडिक करता है। ये जब एसिडिक कर रहा बेस की चीज़ों को नहीं पचाएगा तो इसको कोई तो बेसिक करने वाला चाहिए ना। तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, इन दोनों की लड़ाई को कम कर देता है, मतलब लड़ाई समाप्त कर देता है और एसिडिक खाने को बेस में चेंज कर देता है। इधर से सिक्रेटिन आ जाता है, इधर से कोलेसिस्टोकाइनिन आ जाता है, दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, इसको एसिडिक को बेस में चेंज कर देते हैं। इतना आगे समझ में। अब देखिए आगे वाला टॉपिक हम देखते हैं आपका, इसके जस्ट बाद आपका आता है, बना दे क्या, नहीं आएगा, चलो। इसके जस्ट बाद आपका आता है, इसको थोड़ा रफ करके मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए अब हम देखते हैं छोटी आंत। क्या देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, छोटी आंत। आप में से बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो बोल रहे हैं छोटी आंत में, अतड़ी में, आंत में सूजन आ गई, ये सूजन आ गई, वो सूजन आ गई। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अब मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, जो काम की चीज़ है मैं उसको, जैसे एसोफेगस का हमारा काम हो गया, मैं इसको नीचे उतार रहा हूँ और ये हमारा आमाशय है, ठीक है। यहाँ मैंने आपका ये लीवर बन गया और ये आपका हो गया अग्नाशय, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, फिर मिटेगा। इसके बाद हम आते हैं छोटी आंत पर। इसको रफ ही कर देते हैं, काम करते हैं। छोटी आंत पढ़ रहे हैं हम, इसको नीचे लिखते हैं। देखो अब हमारी क्या आती है, छोटी आंत आती है। क्या आती है, इसी को बोला जाता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही बोल सकते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, देखिए ये पूर्ण पाचक का काम करती है। क्या करती है, आपका पूर्ण पाचक का काम करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से होता है, यहाँ से एक पाइलोरिक के नीचे से ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, ये पूरा ड्यूडेनम है, ठीक है। इसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। अब देखिए ड्यूडेनम, DJI, ये होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और ये होता है इलियम। क्या होता है आपका, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। देखिए ये ड्यूडेनम और जेजुनम क्या करती है, जो पचा हुआ खाना उसको फैला देती है। क्या करती है, पचे हुए खाने को छोटी आंत फैला देती है। ड्यूडेनम और जेजुनम क्या करती थी, उस खाने को फैला देती है। हमारा जो मुख्य काम चालू होता है वो इलियम से होता है। यहाँ पे हमारी जो होती है वो इलियम होती है। क्या होती है, हमारी इलियम होती है। इलियम से क्या होता है, देखिए आगे देखते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये किसके पार्ट है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के या छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके जस्ट आगे देखते हैं, चलो इसको रफ कर देगा, आगे देखते हैं। 1 मिनट इनके ले ले थोड़ी। देखिए अब डाइजेस्टिव में फिजिकल किया, केमिकल किया, दांत को पढ़ लिया, दांत में कितने दांत हो गए ये पढ़ लिए, दूध के दांत हो गया। उसके बाद हमारा लीवर हो गया, अग्नाशय हो गया, आमाशय हो गया, ठीक है। ये आमाशय टेढ़ा मेढ़ा बन गया, आमाशय हो गया। इसके बाद हमने गोल ब्लैडर पढ़ ली, गोल में पेप्सिन, रेनिन पढ़ लिया, स्मॉल लेट पढ़ लिया, लाइपेज पढ़ लिया, एमाइलेज पढ़ लिया और इसके बाद हो गया ना, क्या हुआ, कोई दिक्कत है,
अब छोटी आंत देखिए, अब ये खाने को फैला देती है। आप खुद बताइए, अब आप देखिए, अब आप खुद बताएंगे कि जो व्यक्ति शाकाहारी होगा उसका पेट बड़ा होगा, मतलब उसकी छोटी आंत बड़ी होगी, या फिर मांसाहारी की। आप में से जो नॉन वेजिटेरियन हो गए उनको पता होगा कि जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज केवल टेस्ट के तौर पे खाते हैं, पेट भर के कोई भी नॉनवेज नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता वो देखेंगे। अब आप देखिए भैंसिया या फिर आपने बकरी, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, जिराफ इनको देखा होगा, ये क्या करते खाते रहते और उसको, जैसे गाय को आपने देखा होगा रंभाती रहती है, तो वो गाय को चबाती रहती है, उस अनाज को चबाती रहती है और अपने पेट में डालती रहती है। अब व्यक्ति नॉनवेज खाएगा इतना सा और गाय घास खाएगी इतना, स्वाभाविक बात है। तो छोटी आंत किसकी बड़ी होगी? छोटी आंत जो है वो किसकी बड़ी होगी? शाकाहारी जीवों की बड़ी होगी। किसकी बड़ी होगी? शाकाहारी जीवों की क्या होगी? छोटी आंत बड़ी होगी। क्या होगी आपकी? शाकाहारी जीवों की बड़ी होगी। और मांसाहारी जीवों जो होंगे, मांसाहारी जीवों की क्या होगी आपकी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। इतना है आपको समझ में? इतना आ गया आपको सबको समझ में? कोई दिक्कत? देखो छोटी आंत क्या करेगी? छोटी आंत किसकी बड़ी होगी? शाकाहारी जीवों में। इसको छोटी आंत को मैंने बोला है पूर्ण पाचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक। देखिए सब मिलने के बाद जो एंड में जहाँ से हमारे भोजन का पाचन होगा, मतलब जहाँ से भोजन हमारा निकल जाएगा, वो क्या कहलाता है आपका? छोटी आंत। छोटी आंत से भी बड़ी आंत तरफ भी हम आएंगे। तो छोटी आंत शाकाहारी जीवों की छोटी आंत बड़ी होगी, मांसाहारी जीवों की जो है छोटी होगी। ठीक है, शाकाहारी की बड़ी होगी, मांसाहारी की छोटी होगी। आगे देखते हैं, चलो। अब इसमें आपकी एक होती है बड़ी आंत। क्या होती है? बड़ी आंत। देखिए देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये हमारी क्या है? एक बड़ी आंत। मैं इसको थोड़ा सा बीच में से रफ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ठीक से दिख पाए। ये अभी थोड़ा कीचड़ पीचड़ हो रहा है ये, ठीक है। ठीक है, इतना दिख रहा है आपको। अब ये हमारी हो जाएगी यहाँ से ये बड़ी आंत हो गई। देखिए बड़ी आंत का काम क्या होता है? मुख्य बड़ी आंत को कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को क्या कहा जाता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या करती है? बड़ी आंत क्या करती है? पानी को अवशोषित करती है। क्या करती है? पानी को अवशोषित करती है। क्या करती है? पानी को अवशोषित करती है। ठीक है, पानी को क्या करती है? आपको अवशोषित करती है। अब आपने देखा होगा जब हैजा की बीमारी हो जाती है, हैजा नामक बीमारी हो जाती है, तो जिनको हैजा की बीमारी होती है उनके अंदर बड़ी आंत जो है काम नहीं करती है। वो प्रॉपर तरीके से पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है। जब पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है तो वो व्यक्ति दिन में 25 से 30 बार फ्रेश होने जाता है। अगर वो ऐसे ही जाता रहा तो उसके शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। 7 से 8 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत पानी का अवशोषण नहीं कर रही है। अगर अवशोषण नहीं करेगी तो व्यक्ति फ्रेश होने जाएगा तो टिक नहीं पाएगा वो मन। ठीक है, अब इसके आगे जस्ट देखिए, जहाँ पे आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है, क्या करती है? आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है ना, उस हिस्से को कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स को बोले, ये क्या होती है? देखिए आपने अक्सर नाम सुना होगा अपेंडिक्स को। ये क्या करती है? घास को पचाने का काम करती है। क्या करती है? घास को पचाने का काम करती है। अब हम लोग तो घास खाते नहीं है। ये बड़ी पाई जाती है बड़े लेवल पे, या फिर बड़े, इसका आकार जो है बड़ा पाया जाता है जानवरों में, गाय, भैंस, बकरी। क्यों? क्योंकि वो चारा खाते हैं, वो घास खाते हैं। हमारे शरीर से
इस अपेंडिक्स को अगर निकाल भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्यों, देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी का ऑपरेशन होता है तो इसको कट करके अलग कर दिया जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, जो हमारे घर में घास फूस हम खा लिए, मतलब जैसे घास फूस खा ली तो ये उसको पचा नहीं पाती है, ठीक है, ये इसका कार्य होता है घास फूस को पचाना। अब मान लो आप नींबू का, संतरे का रस बीज निगल गए, नींबू या संतरे वगैरह इनका बीज निगल गए, तो वो बीज को एसिड बेस कोई नहीं पचा पाएगा, उसको कोई नहीं पचा जाएगा, तो वो कहाँ फंस जाएगा, आपका इस अपेंडिक्स वाले पाइप में जाके फंस जाएगा, जिससे इसमें दर्द उठने लग जाएगा। और इसका दर्द इतना भयानक होता है कि अगर तुरंत उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, इतना डेंजर होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जस्ट हमारा जो आता है वो आता है रेक्टम। क्या कहता है, पहले आपका ये देख लेते हैं, क्या आता है आपका, रेक्टम आता है। इसको मलाशय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टम या इसी को बोला जाता है मलाशय। क्या बोला जाता है, मलाशय। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको याद भी होगा, अक्सर जो पाइल्स की बीमारी होती है इसी से होती है। वो कैसे होती है, देखिए रेक्टम में क्या होता है, जितना भी हमारा मल होता है, जो लेटिन बोलते हैं ना, तो हमारे शरीर का जितना भी मटेरियल होता है वो सब पच के बड़ी आंत से होते हुए इसके मलाशय रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और जब भी ये पैक हो जाता है तो हमें फिर फ्रेश होने जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, वो लापरवाही के कारण बैठे रहते हैं एक सीट पे और प्रॉपर काम नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं, अपना काम बैठे बैठे कर लो जो करना है, वो फ्रेश होने नहीं जाते। तो इसमें क्या करता है कि ये रेक्टम में जो मल पड़ा हुआ है वो सड़ने लगता है। सड़ने के कारण क्या होता है, इस मलाशय में रेक्टम की जो दीवारें होती है वो मांस की होती है, वो धीरे धीरे सूजन आने लगती है, उसमें क्या आने लगती है, सूजन। इसी सूजन के कारण व्यक्तियों में जो पाइल्स की बीमारी होती है, क्या होती है, पाइल्स की बीमारी। पाइल्स की बीमारी किससे होती है, इसी रेक्टम में, वो जो गुदा द्वार है आपका, जो एनस के ऊपर जो रेक्टम होता है उसमें मल सड़ने लगता है। अब सड़ने लग गया मतलब उसमें सूजन आ जाएगी। सूजन के कारण फिर जब व्यक्ति को पाइल्स नामक बीमारी हो जाती है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति सीधा बैठ नहीं पाता नॉर्मली। क्यों, क्योंकि गुदाद्वार के ऊपर है, अगर हम सीधे बैठेंगे सेंटर में यही होता है, तो हमें थोड़ा टेढ़ा बैठना पड़ता है। तो पाइल्स की बीमारी से अगर आपको बचना है तो आपको प्रॉपर फ्रेश होना चाहिए जब भी आपको फ्रेश होने जाना हो, ठीक है। इसके जस्ट नीचे जहाँ से हम फ्रेश होते हैं उसी को बोला जाता है एनस या फिर गुदाद्वार। क्या कहा जाता है, इसी को गुदाद्वार। जहाँ से ये मल बाहर निकलता है उसी को कहा जाता है आपका गुदाद्वार। क्या कहा जाता है, आपका गुदाद्वार कहा जाता है। क्या, वापस से गुदाद्वार, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, सबसे बड़ी किसकी होगी, पशुओं में होगी। सबसे छोटी किस में होगी, मांसाहारी जीवों में होगी। सबसे छोटी मतलब उनसे, इनकी तुलना में छोटी होगी। और अपेंडिक्स का हमने देख लिया, अपेंडिक्स का क्या करता है, हमारे शरीर में घास को पचाने का काम करता है। इसमें एक चीज़ और है, अपेंडिक्स जानवरों में, पशु, गाय वगैरह, इनमें जो है बड़ी होती है अपेंडिक्स, और हम व्यक्ति में, मतलब मानवों में क्या होती है, छोटी होती है। अब देखिए आपने देखा होगा, हम पहले आदि मानव थे, पहले जानवर थे, फिर आदि मानव बने, अब मानव बने, तो हमारे कान भी बड़े बड़े थे, दांत भी बड़े बड़े थे, सब बड़े बड़े थे। तो हम धीरे धीरे विकसित होते होते आज इस लेवल पर आ गए। वैसे अपेंडिक्स का भी हमारा पहले बहुत बड़ा था। क्यों, क्योंकि हम जंगल में रहते थे, घास फूस खाते थे, कच्चे जानवर खाते थे, ठीक है। तो अपेंडिक्स का भी हमारा धीरे धीरे एक समय हो जाएगा कि अपेंडिक्स का भी कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स का भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेक्टम आ गया, मलाशय, इसके बाद आपका एनस आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो हो गया ना कंप्लीट। तो आगे देखते हैं, बड़ी दांत का और देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में। बड़ी आंत, इसमें दो पार्ट भी पाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए बड़ी आंत में एक पाया जाता है आपका म्यूकस। क्या पाया जाता है, म्यूकस। और ये आपका पाया जाता है बिलरुबिन। क्या पाया जाता है, बिलरुबिन। देखिए हो सकता है मात्रा की गलती हो जाए हिंदी में, लेकिन बायोलॉजी में मैटर नहीं करता है। म्यूकस क्या करता है, हमारे पचे हुए भोजन को चिपचिपा बना देता है। कैसा बना देता है, चिपचिपा बना देता है, ठीक है। क्या करता है म्यूकस, हमारे जो पचा हुआ भोजन उसको चिपचिपा बना देता है। जो मलाशय में हमने देखा था ना, रेक्टम में भी पड़ा रहता है मलाशय में, उसमें क्या करता है, चिपचिपा बना देता है। और बिलरुबिन क्या करता है, उस जो हमारा मल रहता है उसका कलर कैसा कर देता है, येलो कर देता है। कैसा कर देता है, येलो। मतलब आपने देखा होगा, आप फ्रेश होने जाते होंगे तो आपको मल का रंग हमेशा येलो होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। वो कौन करता है, आपकी बड़ी आंत करती है। अब देखिए इतना हम पढ़ चुके थे। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे आपके इसमें जो एग्ज़ाम में या फिर आपके नॉर्मली क्लास में जाता है वो ऐसे पूछ सकता है कि डाइजेशन जो होता है हमारा, या फिर जो हम इसको बोल सकते हैं पाचन, पाचन जो होता है वो किन किन क्रिया के द्वारा होता है। देखिए दो क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में पाचन होता है। पहला ग्रंथि के द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसी को, ग्लैंड, ठीक है।
दूसरा जो आपका होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनल के द्वारा, एलिमेंट्री कैनल के द्वारा, ठीक है। इसी को बोलते हैं आहार नाल, आहार नाल के द्वारा। देखिए ध्यान से देखना दोनों को। पहले देखते हैं हम ग्रंथि क्या होती है। देखिए ग्रंथि हम ग्लैंड देख चुके हैं। ग्रंथि मतलब कुल मिला के जो सभी तरफ से आपको क्या करे, सभी तरफ से आपको ग्लैंड या फिर लार या कोई सा भी एंजाइम या फिर कोई सा भी आपको लिक्विड प्राप्त कराए, वो कौन सी है, ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। फर्स्ट जो इसमें आती है वो आपकी आती है लार ग्रंथि। कौन सी आती है, लार ग्रंथि। हमने जो पढ़ चुका है वही सारा इसमें आएगा, लार ग्रंथि। दूसरा आपका आता है इसमें जठर ग्रंथि। अब ग्रंथि बार बार नहीं लिख रहा हूँ, जठर। इस जठर में हमने दो देखा था, एक होता था पेप्सिन जो प्रोटीन को पचा रहा था, एक हो रहा था रेनिन जो आपको दूध से दही बना रहा था, ठीक है। तीसरा आपका आता है इसमें, लाइन वाइज पढ़ ले कि नहीं पढ़ना है अलग, चलो। लार के बाद इसका आता है लीवर। लीवर क्या होता है, पित्ताशय बना रहा था, पित्त प्रवाहित कर रहा था। चार नंबर का आपका कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। पांचवा और भी है क्या, पांचवा जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा पित्ताशय। हो गया क्या, पित्ताशय नहीं हुआ, हाँ पित्ताशय। तो देखो ये सारी चीज़ें क्या करती है, मतलब किसी न किसी तरफ से चारों दिशाओं से क्या करती है, तोड़ ताड़ने के लिए लार प्रवाहित करती है, लार देती है। लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, पैंक्रियाज और पित्ताशय हम पढ़ चुके हैं। इनको छोड़ के जितने भी चीज़ होती है, देखिए ये क्या करती है, लार मिक्स करने का फॉर्म करती है। और भी जितने हमने पढ़े उसमें से लार जो लार मिलाने का काम करे वो क्या हो जाती है आपकी ग्रंथि के अंदर आती है। अब आहार नाल, देखिए जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ को निकालने के लिए कोई रास्ता प्रदान करे उसको क्या कहते हैं आप, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आहार नाल कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम मुंह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी। क्या आता है, बक्कल कैविटी। ये क्या होता है, ये जबड़े वाला जैसा है ना, ये कहीं ना कहीं हमको रास्ता प्रदान कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बक्कल। क्या बोलते हैं इसको, बक्कल कैविटी। इसके बाद यहाँ आए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आता है एसोफोगस। क्या आता है, एसोफोगस। क्या आता है, एसोफोगस। इसी को बोला जाता है ग्रास नली। क्या बोला जाता है इसी को, ग्रास नली, ठीक है, एसोफोगस। इसके बाद खाना कहाँ जाएगा आपका, कहाँ जाएगा आपका, पेट में जाएगा। कहाँ जाएगा, आमाशय में। आमाशय में आपका खाना गया। आमाशय के बाद में आपका खाना कहाँ जाएगा, आमाशय के जस्ट नीचे कौन सा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। इसके बाद कहाँ जाएगा आपका, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद कहाँ जाएगा आपका, रेक्टम में, रेक्टम। रेक्टम के बाद 7वें नंबर पर आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका एनस। कहाँ जाएगा, एनस से, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपकी ग्लैंड होती है जो चारों तरफ से आपको कहीं ना कहीं ग्रंथि प्रदान करे, और ये आपकी होती है एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल होती है। फटाफट में पूछो आमाशय किस में आएगा, तो आप क्या आमाशय कोई सा लिक्विड देता है कि पूरे पेट में नहीं देता है, केवल उसका कार्डियक देता है, तो किस में आएगा, आहार नाल में आएगा। बोले लीवर, लीवर तो देता है ना, जठर ग्रंथि बनाता है वो, जठर रस देता है, पित्ताशय में पित्त देता है जो खाने को सेक्रेटिन, और सेक्रेटिन हमने देखा था ना, कोलेसिस्टोकाइनिन वगैरह, ये चेंज करता है। पैंक्रियाज में हमने देखा ये बेसिक होता है, ये पित्ताशय होता है। इतना आया समझ में, ठीक है दोस्तों। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं जाता है। हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए 1 मिनट और देख सकते हैं। देखिए आपका रेस्पिरेशन, इसके बाद हम कोशिश करेंगे रेस्पिरेशन जो है लें। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप इसको पढ़ने के बाद एक बार टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। होता क्या है, वो इसी को घुमा फिरा के पूछता है। तो जो हमने बोला, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आती तो आप इसको 2 से 3 बार देखना, आपको पूरा धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और जो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।